एवरीवन, कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज रिफा जहान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहान। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रीवियस टॉपिक एंड दैट इज सम कॉमन डिजीजेस रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 12 का लास्ट एक पोर्शन स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हमने कुछ ऐसी कॉमन डिजीजेस डिस्कस करनी थी जो कि न्यूट्रिशन रिलेटेड होती है। ठीक है, उनमें काफी सारी डिजीजेस थी जो हमने वन बाय वन डिस्कस करनी है। इससे पहले जो है वो हमने डिस्पेप्सिया डिस्कस किया। आज की लेक्चर वीडियो में हम इसकी सेकंड कॉमन डिजीज को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फूड पॉइजनिंग। ठीक है, मूव ऑन करते हैं फर्दर। वहां से मैं आपको थोड़ा दोबारा स्केच रिवाइज करवा दूं, फिर हम आज की डिजीज की तरफ आते हैं। देखिए ऐसा है कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अगर हम कॉमन डिजीजेस की बात करें, कॉमन का मतलब वही होता है कि जो हमने आसपास सुनी होती है, मतलब कि हम फेमिलियर होते हैं ऐसी डिजीजेस से, और हमने बेसिकली फूड रिलेटेड डिजीजेस डिस्कस करनी है। सबसे पहले हमने डिस्पेप्सिया डिस्कस किया जिसमें हमने बदहजमी रिलेटेड कुछ कंडीशन, सिम्टम्स और फिर उसका ट्रीटमेंट देखा था। आज के लेक्चर वीडियो में हम सेकेंड डिजीज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फूड पॉइजनिंग, और बाकी जो है वन बाय वन हम लेक्चर में अपने डिस्कस करते जाएंगे। सो मूव ऑन करते हैं हम अपनी मेन स्लाइड की तरफ और वहां से फिर जो है वो आज के इस डिजीज रिलेटेड डिटेल डिस्कस करते हैं। देखिए ऐसा है कि फूड पॉइजनिंग, इस खूबसूरत हसीना को देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि फूड पॉइजनिंग बेसिकली ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें वॉमिटिंग आती है, पेट में दर्द होता है, ठीक है, और बार बार आपको जो है वो मोशन आते हैं। इसका मतलब कि फूड पॉइजनिंग ऐसी कंडीशन है कि जब आप किसी कंटामिनेटेड फूड को खा के बीमार होते हैं। मतलब कुछ ऐसी फूड आपने खा ली जो कि लो क्वालिटी फूड थी, मतलब कि आपने ठेले से कुछ खा लिया या फिर आपने किसी साफ जगह से नहीं खाया या कुछ आपने साफ खाना नहीं खाया, मतलब कि आपने वो फूड यूज की जो कि कंटामिनेटेड थी टॉक्सिक सब्सटेंसेस से। अब ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं ये बेसिकली कुछ बैक्टीरियाज होंगे, वो कौन से होंगे उनकी आगे डिटेल देख लेंगे। थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया फूड पॉइजनिंग, ऑलरेडी आप ये टर्म जो है वो फेमिलियर होंगे इससे, क्योंकि आपने सुना होगा कि भाई किसी को फूड पॉइजनिंग होगी, या बहुत दफा आपको भी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस करने को मिला होगा, क्योंकि हम बाजुकात कुछ ऐसी लो क्वालिटी फूड खा लेते हैं जिससे हमारी जो है वो तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा, फूड पॉइजनिंग की अगर हम डिटेल की बात करें, फूड पॉइजनिंग बेसिकली ऐसी बीमारी है जिसमें डाइजेशन नहीं होती, मतलब कि फूड की प्रॉपर डाइजेशन होती। अच्छा, ये कंडीशन बेसिकली बदहजमी वाली ही है, मतलब कि इसमें प्रॉपर फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती, इनडाइजेशन ऑफ फूड देखने को मिलती है। लेकिन कंडीशन यहाँ ये है कि वो फूड डाइजेस्ट नहीं होती जो कि कंटामिनेटेड होती है टॉक्सिक सब्सटेंसेस से। अब ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं ये बेसिकली बैक्टीरिया हैं। ठीक है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो खुराक को पॉइजन कर देते हैं, ये पॉइजनिंग सब्सटेंसेस जो है वो ऐड कर देते हैं फूड में, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। मतलब कि ये जो बैक्टीरिया हैं वो खुराक को खराब कर देते हैं, या खुराक को आप कह सकते हैं उसकी क्वालिटी खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी तबीयत खराब होती है। अब ये बैक्टीरिया जो कि फूड की क्वालिटी को खराब करते हैं और हमें फूड पॉइजनिंग की वजह बनते हैं। अब जो मेन कॉज है फूड पॉइजनिंग का वो बेसिकली ये बैक्टीरिया है जिसमें आ जाता है साल्मोनेला एंड कैम्पेलोबैक्टर से। ये जो दो बैक्टीरियाज हैं, साल्मोनेला हो गया, कैम्पेलोबैक्टर्स हो गया, ये जो दो बैक्टीरिया हैं ये बेसिकली फूड पॉइजनिंग की वजह बनते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये बैक्टीरिया रहते कहाँ। ये बैक्टीरिया जो है इंटेस्टाइन में रहते हैं, किनकी? कैटल की इंटेस्टाइन में रहते हैं, चिकन, डक, ठीक है, और ये उनमें जो है वो डिजीज कॉज नहीं करते। लेकिन अगर हम इनका मीट यूज कर लें, ह्यूमंस इनका मीट यूज कर लें, और वो मीट जो कि आप कह सकते हैं कंटामिनेटेड मीट होता है, मतलब कि कुछ ऐसा कैटल का हमने मीट खा लिया जिसके इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया मौजूद थे, मतलब कि साल्मोनेला मौजूद था या कैम्पेलोबैक्टर्स अगर उनकी इंटेस्टाइन में मौजूद था, और अगर हमने वो खा लिया तो हमें खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि ह्यूमंस में फूड पॉइजनिंग जो है वो कुछ और वजूहात की वजह से भी हो सकती है, और वो वजूहात है कि अगर आप दूध पी लें, और वो भी दूध जो आप कह सकते हैं बॉयल दूध ना हो, इसीलिए हम दूध को उबालते हैं ताकि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाए। ठीक है, अगर आप दूध को बॉयल नहीं करेंगे उससे भी चांसेस है कि फूड पॉइजनिंग हो जाए। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है कि कैट मीट खा लो, एग्स खा लो, ठीक है, और वो भी अगर कंटामिनेटेड हो दीज बैक्टीरियाज की वजह से, मतलब कि अगर उनमें साल्मोनेला है या कैम्पेलोबैक्टर्स मौजूद है, तब जो है अगर हम उसको यूज कर लें, उस मिल्क को यूज कर लें, उस कैट मीट को यूज कर लें, या कुछ ऐसे एग्स को यूज कर लें, तब जो है वो चांसेस हैं कि हमें ये बीमारी हो जाए। तो मेन कॉज जो है वो ये बैक्टीरिया ही है। हाँ, वो अगर हम किसी फूड के जरिए अपनी बॉडी में इंटेक कर रहे हैं तब जो है वो हमें फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस हैं। समझ आ गई? अब हम आगे आगे प्रोसीड करते हैं। अब हमने पढ़ने हैं सिम्टम्स, कि मतलब कि अगर किसी को ये बीमारी है तो उसमें इलामात कौन कौन से जाहिर होंगे। फिर ना सिर्फ हम सिम्टम्स, प्रिकॉशन, बल्कि उसके साथ साथ उसका ट्रीटमेंट भी देखेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि इस पोर्शन के बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको आधा डॉक्टर को बुला देने, क्योंकि ये बहुत
कॉमन डिजीजेज है जो इधर उधर हमने सुनी होती है। तो अगर आपको ये बीमारियों के बारे में पता होगा, अगर आप डायग्नोज कर सकते हैं, उनको ट्रीट कर सकते हैं या आप बता सकते हैं, तो आप आधे डॉक्टर बन जाएंगे। तो ध्यान से आपने जो है वो समझते जाना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज को। प्रॉपर मैंने आपके साथ कलरफुल हेडिंग्स वाले नोट्स आपके साथ शेयर कर दी ताकि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए, दूसरी जो है वो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। अच्छा जी, अब हमने आना है सिम्टम्स की तरफ। फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स कैसे होते हैं? आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे कि अगर किसी को फूड पॉइजनिंग होती है, नाम से अंदाजा है ना कि अब उसको खुराक पच नहीं रही, मतलब कि उसका पेट खराब हो गया, ठीक है, उसको मोशंस लग रहे, तो डायरिया कहते हैं मोशंस लग जाना या पेचेस लग जाना, ठीक है, वॉमिटिंग कहते हैं उसको, फिर खुराक हजम नहीं होती, जो वो खा रहा होता है उसको वॉमिटिंग की शक्ल में वो बाहर खारिज कर रहा होता है, ठीक है। फिर एब्डोमिनल पेन बहुत होती है, पेट में दर्द होता है, ठीक है। सो ये जो तमाम सिम्टम्स है ना, ये फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स माने जाते हैं। ऐसा है कि अगर आप कोई कंटामिनेटेड फूड खा लेते हो, जैसा कि अभी मैंने आपको पीछे बताया कि कोई आप कंटामिनेटेड मीट खा लेते हो, सो वो फौरन आपको ये अलामात नहीं होंगी। हाँ, खाने के बाद आपको 12 या 24 घंटे के बाद ये अलामात जो है वो जाहिर हो सकती हैं, ठीक है। और ये इन्फेक्शन कुछ कम हद तक भी हो सकता है और स्वेयर भी हो सकता है, एवन यस, ये जानलेवा भी हो सकता है फूड पॉइजनिंग। अगर आप इसको ट्रीट ना करें तो ये जो है जानलेवा भी साबित हो सकता है। नेक्स्ट है जी अनपेस्चराइज्ड मिल्क। अगर आपने बॉयल किए बगैर दूध को यूज कर लिया तब भी चांसेस हैं कि आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए, क्योंकि दूध को उबाला इसीलिए जाता है कि अगर दूध में कोई बैक्टीरियाज हैं जो कि फूड पॉइजनिंग की वजह बन सकते हैं, उनको किल कर दे, ठीक है। सो अगर आपने बगैर बॉयल किए दूध पी लिया तब भी चांसेस हैं। अच्छा, अगर आपने कोई ऐसा मीट यूज कर लिया जो कि कंटामिनेटेड मीट था, कंटामिनेटेड मीट क्या मतलब, नहीं समझ आई? अभी मैंने पीछे आपको बताया कि अगर आपने कैटल मीट यूज किया है, चिकन यूज किया है, अगर आपने डक यूज किया और उनकी अगर इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया मौजूद था और आपने उस मीट को प्रॉपर कुक नहीं किया, इसका मतलब प्रॉपर कुक का मतलब होता है कि अगर आप हीट देते हो किसी भी चीज को, मीट को चाहे मिल्क को, तो हीट से बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाते हैं, ठीक है। तो चांसेस है कि अगर बैक्टीरिया उस मीट में मौजूद भी है तो वो किल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने उस मीट को प्रॉपरली कुक नहीं किया तब वो बैक्टीरिया नहीं मरेंगे, और जब वो बैक्टीरिया नहीं मरेंगे और आप उस कंटामिनेटेड फूड को यूज कर लोगे तब चांसेस है कि आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो यही बात होती है कि कहते हैं कि दूध भी बॉयल करके यूज करना चाहिए और मीट भी हमें प्रॉपर्ली कुक्ड खाना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक और कंडीशन है, वो ये है कि आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, बहुत 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 देर तक जो है वो गोश्त को फ्रीज कर लेते हैं अपने फ्रीजर में। अब बड़ी जैसा कि आने वाली है तो बड़ी में देखा जाता है मोस्टली कि लोग जो है वो कुर्बानी का गोश्त ये भर भर के फ्रीजर में जमा कर लेते हैं और फिर उसको साल खा रहे होते हैं। ज्यादा हो गया। तो जो फ्रोजन मीट होता है वो उसको बहुत लंबे अरसे तक निकाल के जो उसको यूज कर रहे होते हैं। होता ये है कि कहा यह जाता है कि ज्यादा देर तक फ्रोजन मीट नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि चांसेस हैं कि अगर आपने वो फ्रोजन मीट बहुत देर तक अपनी फ्रिज में रखा तो उसमें बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, मतलब वही बैक्टीरिया जो फूड पॉइजनिंग की वजह बन सकते हैं। अब अगर आपने वो फ्रोजन मीट निकालना है तो उसको अच्छे से धोना है, पहले उसको अच्छे से धोना है, क्योंकि आपने देखा होगा मीट जब आप बाहर निकालते हो तो उसमें से पानी रिस रहा होता है, जब आप मतलब ब्लड टाइप एक पानी रिस रहा होता है उस मीट में से, उसमें चांसेस हो सकते हैं कि बैक्टीरिया है, ठीक है। अगर आपने वो फ्रोजन मीट जो है वो किसी बर्तन में निकाला, ठीक है, डिश में या किसी भी बर्तन में अगर आपने वो फ्रोजन मीट निकाला और आपने उसको निकाल के आपने धो के तो यूज कर लिया, लेकिन उस प्लेट में, उस बर्तन में जहां आपने वो मीट निकाला था, अब वहां अगर आपने कोई और चीज रख दी या खाने पीने वाली अगर कोई और चीज उसके कॉन्टेक्ट में आ गई, तब भी चांसेस हैं कि वो बैक्टीरिया शिफ्ट कर सकता है उस फ्रोजन मीट के जो पानी निकला हुआ था वहां से वो उस खुराक में शिफ्ट हो सकता है जो कि उसके कॉन्टेक्ट में आई, ठीक है। तो कहते हैं कि फ्रोजन मीट अगर आपने यूज भी करना है तो उसको अच्छे से धो के अच्छे से पका के फिर खाना चाहिए, और एवन अगर वो फ्रोजन मीट आप किसी बर्तन में निकाल रहे हैं तो उन बर्तन को भी आप अच्छे से वॉश करें, तब आप उसमें कोई और चीज रखिएगा। अदरवाइज अगर आप उसको किसी और चीज से कॉन्टेक्ट में लाते हैं तब चांसेस है कि किसी और खुराक में भी वो बैक्टीरिया शिफ्ट हो सकते हैं। समझ आ गई? ये सिम्टम्स आ गए। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमने कंडीशन डिस्कस करनी है, दैट इज बोट्यूलिज्म। अब बोट्यूलिज्म क्या है? बोट्यूलिज्म बेसिकली सीवियर फूड पॉइजनिंग है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में तो फूड पॉइजनिंग होती है, मैंने आपको कहा था ये जानलेवा भी हो सकती है। अब हम उसकी शदीद सीरियस कंडीशन को पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा है कि अगर हम फूड पॉइजनिंग की सीवियर कंडीशन की बात करें उसको हम बोट्यूलिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो बैक्टीरिया फूड को टॉक्सिक करता है उस बैक्टीरिया का जो नाम है उसको हम कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म। इसका मतलब कि इससे पहले जो हमने फूड पॉइजनिंग की वजह वाला जो बैक्टीरिया या कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया पड़ा था वो सैल्मोनेला था और कैम्पेलोबैक्टर था, लेकिन वो फूड पॉइजनिंग की कंडीशन जो कि सीवियर है या फिर इवन कह सकते हैं जानलेवा है, उसमें जो बैक्टीरिया वो कॉज कर रहा होता है सीवियर फूड पॉइजनिंग को, वो होता है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। अच्छा जी, बोट्यूलिज्म जो है
ये बेसिकली डिवेलप होता है जब आप फूड जो यूज कर रहे हैं, आपने देखा होगा काफी सारी फूड जो है वो हम कैन में उसको प्रिजर्व कर देते हैं, ठीक है, हम काफी सारी फूड जो है वो आप बाहर के मुल्कों में देख ले फूड जो है वो प्रिजर्व करके उन्होंने रखी होती है, लेकिन अगर वो प्रॉपरली कैंड नहीं है फूड, या प्रॉपरली उसको कवर नहीं किया जाता, या प्रॉपरली वो प्रिजर्व नहीं है और वो एयर के कॉन्टेक्ट में अगर फूड है, तब भी चांसेस है कि उनमें, उस मील में, उस फूड में बैक्टीरिया ग्रो कर जाए जो कि सीवियर जो है वो फूड पॉइजनिंग को कॉज करने वाले बैक्टीरिया हों। ठीक हो गया। इसका मतलब कि हमें अब थोड़ा सा आप ट्रीटमेंट भी समझे ना, प्रिकॉशंस भी समझे कि भाई हमें वो कैंड फूड या जो हमने प्रॉपरली प्रिजर्व्ड फूड रखी है उसको हमने अच्छे से प्रिजर्व करना, उसको एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं आने देना ताकि बैक्टीरिया जो है वो उस फूड के साथ कॉन्टेक्ट में ना आए। अगर वो बैक्टीरिया कॉन्टेक्ट में आया, वो ग्रो करेगा, नंबर में इंक्रीज करेगा और जाहिर है आपकी बॉडी में जाके तबाहियां फेर देगा। अच्छा जी, अब हमने डिस्कस करना है कि क्या इफेक्ट है अगर किसी को बॉटुलिज्म हो जाए तो क्या इफेक्ट है। ऐसा है कि इसका इफेक्ट बहुत सीरियस है, तभी मैंने आपको कहा कि ये जानलेवा भी हो सकती है फूड पॉइजनिंग। अब ऐसा है कि ये जो बैक्टीरिया जो हमें पीछे पड़ा जो कि सीवियर फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, ये जाके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्शन करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रैक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है। और अगर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा तो उसकी वजह से सीवियर एक्शन हमारी बॉडी में होगा, सीवियर बीमारियां होंगी। ठीक है, वो कौन सी है? कार्डिक अटैक होगा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होगा। और जब आपको पता है कि कार्डिक या फिर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो तो वो कितना सीवियर होता है। इसका मतलब कि ये फूड पॉइजनिंग जो कि सीवियर फूड पॉइजनिंग थी, जो कि बॉटुलिज्म था, वो इतना सीवियर हो गया कि अब तो वो कार्डिक अटैक हो गए हैं, अब तो जी कार्डिक पैरालिसिस हो गया है, अब तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो गया, अब जाके इतना सीवियर हो गया कि अब डेथ भी हो सकती है किसी पर्सन की अगर उसको फूड पॉइजनिंग सीरियस वाली होगी। समझ आ गई? अब सिम्टम्स क्या है? ठीक है, अर्ली सिम्टम्स तो यही है, मैंने आपको बता दिया फूड पॉइजनिंग के जी, वॉमिटिंग आना, ठीक है, उसके बाद मोशंस का लग जाना, मतलब कि डायरिया हो जाना, फिर उसके बाद एब्डोमिनल पेन होता है। उसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स है। ऐसा है कि सिम्टम्स जो अर्ली सिम्टम्स है ना, जो अभी इब्तिदा के सिम्टम्स है, इसको ही आपने सीरियस लेना। तो ये जो है ना, सिम्टम्स को पढ़ के ही आप प्रिकॉशंस भी समझ सकते हैं। ऐसा है कि इसके अर्ली सिम्टम्स ये हैं कि फटीग होती, थकावट महसूस होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा थकावट फील होती है। फिर है जी डिजीनेस, डिजीनेस कैसे? चक्कर आना, ठीक है, चक्कर आते हैं। डबल विजन, डबल विजन कहते हैं दो बंदे नजर आना, ठीक है। हेडेक, बहुत ज्यादा शदीद सर दर्द होता है। नोजिया कहते हैं मतली आना, मतलब जो वॉमिटिंग से पहले वाली कंडीशन होती है। वॉमिटिंग आपको पता है क्या आना, डायरिया आपको पता है, मैंने बता दिया। पेचेस होना या फिर मोशंस का लगना, फिर उसके बाद एब्डोमिनल पेन। अगर किसी को ये अर्ली सिम्टम्स है तो आपने इसको सीरियस लेना है, डॉक्टर के पास भागना है और इसका ट्रीटमेंट करवाना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इसको सीरियस ना लिया और घर के हकीमी टोटके आपने इस्तेमाल किए तो ये सीवियर फूड पॉइजनिंग हो सकता है। सीवियर फूड पॉइजनिंग हो गया तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके इफेक्ट करेगा और इवन आपको कार्डिक और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी हो सकते हैं। उसके बाद तो आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएंगे, मतलब अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। सो आपने इस चीज को बहुत सीरियसली लेना है और ट्रीट करना है। हमारी आज की सेकंड जो है वो भी डिजीज कवर होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट डिजीज डिस्कस करेंगे ओबेसिटी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देयर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर इस डिजीज रिलेटेड आपने कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया हो तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर फीडबैक देना है ताकि मैं मजीद बूस्ट अप हूँ। और हाँ, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन जरूर प्रेस करनी है, दोस्तों को शेयर करना है ताकि किसी और का भी भला हो जाए। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ओबेसिटी को डिस्कस करते हैं। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।